जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में टॉपिक रहेगा पानीपत का युद्ध। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पानीपत का युद्ध, इसके बारे में स्पेशल क्लास है। और आज की क्लास में पूरा टॉपिक इसी पे चर्चा होगी, पानीपत के युद्ध के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास हम लोगों ने आपको बाबर के बारे में पढ़ाया था, बाबर के बारे में, बाबर भारत कैसे आए, भारत आने पर कौन कौन से युद्ध किए, भारत पे कौन कौन सा आक्रमण किया, और पानीपत का जो उसका बाबर का जो विजय थी वो भारत में उसकी पांचवी विजय थी। बाबर की जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उस पर जीत हासिल हुई थी बाबर को, वो पांचवी जीत थी उसकी बाबर की। इससे पहले जो 4 आक्रमण उसने किए, जो वहां पे जीत हासिल की, कौन से थे, कहां पे किए थे, सब डिस्कस किया हुआ है। वीडियो अपलोड है, वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। और जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखें, अपने नोट्स तैयार करें, तैयारी पे लगे रहें। तो आज की क्लास में बात करेंगे पानीपत का युद्ध। महत्वपूर्ण है आपका कि पानीपत का युद्ध जो है पानीपत के मैदान में हुआ था, हरियाणा में है। और पानीपत का जो पानीपत की जो भूमि है, ये आप समझिए, पानीपत के भूमि ने अपने आप को इसमें, मतलब वो एक रणभूमि बन गई थी, क्योंकि वहां पे 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, 3 चरणों में 3 युद्ध हुए पानीपत के। तो एक अपने आप में एक इतिहास गौरवित करता है। वहां की रणभूमि एक तरह से मानिए पानीपत की थी। वहां पे इतने, मतलब कहा जाता है कि इतने रक्त बहा, इतना रक्त बहा कि वहां की भूमि लाल हो गई। ये आप समझिए, एक इतिहास में एक इसने अपने आप में, एक पानीपत हो गया, एक कुरुक्षेत्र हो गया। कुरुक्षेत्र महाभारत हुआ था, इस वजह से प्रसिद्ध था। लेकिन पानीपत, पानीपत में जो युद्ध हुए हैं वो इतिहास बदलने वाले थे। भारत के इतिहास को उसने एक निर्णायक मोड़ दिया है और एक नया इतिहास रचा है। इस कारण इस पानीपत के युद्ध की एक अहम भूमि जगह है, अपने सहायक कहानी है पानीपत के इतिहास में। 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। समझिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच होता है। और हेमू, जिसको विक्रमादित्य की भी उपाधि से संबोधित किया गया था, उपाधि थी एक इसकी विक्रमादित्य। और ये दिल्ली के सिंहासन पर, हेमू थोड़ा सा बेसिक समझिए, हेमू जो था वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था हेमू, यह आप समझिए। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। और हिंदू सम्राट ये भी कहो। इसके बाद, क्योंकि पूरा फिर मुगल के बाद अंग्रेज आ गए, तो यहाँ से हिंदू शासन तो खत्म ही हो गया था, पूरी तरह से खत्म हो गया था, जड़ से आप समझ लीजिए खत्म कर दिया। अंतिम इसलिए कहा ये अंतिम हिंदू शासक था, दिल्ली पर सिंहासन, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। और अंतिम हिंदू सम्राट भी कह सकते हो, क्योंकि इसके बाद पूरे हिंदू का खत्म करके मुस्लिम शासक चले, इसके बाद अंग्रेज आ गए, फिर सत्ता ही खत्म, शासन सिंहासन ही खत्म हो गया था अंग्रेज आने के बाद। तो यहाँ से खत्म। इसका तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अफगानिस्तान के अफगानिस्तान का अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठे जो थे वो अपने मराठा साम्राज्य में, दक्षिण की तरफ मराठा साम्राज्य में हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। हिंदू साम्राज्य की स्थापना का एक स्वप्न देखा था और हिंदू साम्राज्य की स्थापना में ये व्यस्त थे मराठा। तभी इसमें इनका सामना अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली से होता है, और जिसमें मराठे ये पराजित होते हैं, हार जाते हैं, और इनका हिंदू साम्राज्य की जो स्थापना का जो एक स्वप्न था वो चकनाचूर कर देता है अहमद शाह अब्दाली। तो ये तीसरा युद्ध था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो तीनों युद्ध एक निर्णायक युद्ध थे और इतिहास में इन्होंने अपनी एक पहचान, अपनी एक छाप छोड़ कर गए। पानीपत, एक तो पानीपत, तीनों युद्ध पानीपत पे हुए। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा अकबर और हेमू के बीच, क्योंकि ये भी एक अपने आप में ऐतिहासिक युद्ध था, क्योंकि अंतिम हिंदू, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। अंतिम हिंदू सम्राट भी कह सकते हैं ये हेमू था। इसके बाद से सत्ता, यहाँ से शासन के जो भी था वो सब, इतिहास बदल जाता है, नई दिशा मिलती है इतिहास को। तीसरा युद्ध जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से जो मराठा थे वो एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देखे थे और उस दिशा में कार्य कर रहे थे कि एक हिंदू साम्राज्य स्थापित होना चाहिए। क्योंकि इधर इससे पहले पूरा जो मुस्लिम शासन था,
पूरी सत्ता जो थी मुस्लिम सत्ता थी, इसलिए ये मराठों ने एक स्वप्न देखा और इस दिशा में बहुत कार्य किए और इनसे मुगलों से भी युद्ध हुए, लड़ाई झगड़े, मुगलों से भी युद्ध हुए, लड़ाई हुई। इसलिए इन्होंने, मराठों ने हिंदू साम्राज्य स्थापना का एक स्वप्न देखा था, जिसको ये अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने चकनाचूर कर दिया। इनसे युद्ध हुआ, अफगान और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली था और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा पराजित होते हैं। तो आज की क्लास अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। आज की क्लास में डिस्कशन होगा पूरा पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, प्रथम युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। भारत के इतिहास को, पानीपत के प्रथम युद्ध को भारत के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ये आपके बाबर को भारत में, समझ लीजिए कि जो बाबर की जो विषम परिस्थितियां थी, जो आर्थिक समस्याएं थी, उससे उभारने में ये मदद करता है। लेकिन बाबर को भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए, आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, बाबर को भारत में स्थायी रूप से स्थायित्व प्रदान करने के लिए, रहने के लिए, उसको घाघरा के युद्ध में जीत जब हासिल होती, बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को जब पराजित करता है बाबर, तो उससे बाबर का भारत में रहने का एक स्थायित्व मिल जाता है। कोई विरोधी, कोई विद्रोही नहीं बचता, सबको समाप्त कर चुका होता है। तो वहां से, उस युद्ध, घाघरा के युद्ध से बाबर का भारत में एक स्थायित्व, एक निवास हो जाता है उसका। इसके बाद दिल्ली से सल्तनत काल, इस पानीपत के युद्ध से दिल्ली के सिंहासन पर जो सल्तनत काल चल रहा था, उसका अंत करके दिल्ली पर एक नए वंश, मुगल वंश की स्थापना होती है। एक नया काल चालू होता है, मुगल काल। बाबर के पानीपत का युद्ध जीत लेने से दिल्ली पर जो, दिल्ली के सिंहासन पर जो सल्तनत काल चल रहा था, सल्तनत युग चल रहा था, उसका अंत कर देता है और दिल्ली पर एक नए वंश, मुगल वंश, और एक नए युग की शुरुआत होती है, मुगल काल की। एक नए युग की शुरुआत होती है मुगल काल की। तो अब बात करते हैं भारत का पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत के प्रथम युद्ध में कहा जाता है कि आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव बताते हैं, इतिहासकार हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हैं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, ये बताते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना और इब्राहिम की सेना जो आमना सामना होता है, बाबर की सेना लगभग 15 से 20 हजार होती है और इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 50,000 के आसपास होती है। तो इसका अनुपात 1:2 के अनुपात में ये मानते हैं कि बाबर की सेना का अनुपात और इब्राहिम लोदी का अनुपात, सेना का अनुपात 1:2 में था। और इतिहासकार वीएस चौहान का कहना है कि जो बाबर की सेना थी वो लगभग 15,000 के आसपास थी और इब्राहिम लोदी की सेना लगभग ये 60,000 के आसपास थी। 15 से 20 हजार के आसपास बाबर की सेना थी और इब्राहिम लोदी की सेना 60,000 के आसपास इब्राहिम लोदी की सेना थी। और बाबर की जो सेना थी वो सैन्य कुशलता में निपुण थी, अत्यधिक सैन्य कुशलता में निपुण थी। और बाबर भी उच्च कोटि का सेना नायक था, बाबर भी उच्च कोटि का एक सेना नायक था। और इसने एक व्यूह रचना, पानीपत के मैदान में आकर एक व्यूह रचना का इसने निर्माण कर रखा था, जो इब्राहिम लोदी उसकी व्यूह रचना से अनभिज्ञ था, उसको नहीं पता था। इस कारण बाबर की जीत हुई थी। अब बात करते हैं बाबर की विजय का कारण क्या था। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का कारण था उसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व। बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने में उसका तोपखाना और उसका कुशल सेनापतित्व, जैसा कि बताया कि वो उच्च कोटि का सेना नायक था, बाबर उच्च कोटि का सेना नायक था। और उसके पास एक तोपखाना, उसके पास तोपखाना भी था। तो जो इसके जीत का कारण बताता, पानीपत की जीत का कारण बना ये उसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व। सबसे युद्ध क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रखता है सेना का नेतृत्व करना, जो कि इब्राहिम लोदी के उसमें युद्ध में, इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना में इस सेनापति का नेतृत्व करना, सेना का नेतृत्व करना, उसका ये कमी थी, उसका यहाँ पे इस चीज का अभाव था। कोई कुशल सेना नायक नहीं था उसकी सेना में, ये समझिए। और इब्राहिम लोदी के विरोधी भी थे, उसके सगे संबंधी उसके विरोध में थे। जैसा बताया, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी उस बाबर को भारत बुलाता है और उसके इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोधी बाबर के साथ होते हैं। तो उसके सगे संबंधी विद्रोही भी उसके उसमें विरोध में थे, उसके साथ में नहीं थे। तो ये इस कारण पानीपत का युद्ध बाबर जीतता है। जीतने में उसका साथ, उसका कुशल, उसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व के कारण बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है। और इसमें समझिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने
उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति, ये उज्बेकों ने प्रयोग की थी तुलगमा पद्धति। और उस्मानियों की उस्मानी विधि, रूमी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, वो उस्मानियों की थी। इन दो विधियों का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसके कारण वो जीता था पानीपत का युद्ध। मैंने आपको क्या बताया, बाबर ने पानीपत के मैदान में व्यूह रचना की, बहुत अच्छे तरीके से व्यूह रचना कर रखी थी पानीपत के मैदान में बाबर ने। जो इब्राहिम लोदी उसको परिचित नहीं था, उससे अनभिज्ञ था। इसके बाद बताया उज्बेकों से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों से जो युद्ध नीति सीखी थी तुलगमा पद्धति, उसका प्रयोग किया। और उस्मानियों से रूमी विधि, उस्मानी विधि का जो सीखा था उसका प्रयोग किया था पानीपत के मैदान में। क्या होता है समझिए, पहले तो उस्मानी विधि समझिए। उस्मानी विधि या रूमी विधि क्या होती है, दो गाड़ियों के बीच में जगह छोड़कर उसमें तोप को रखकर चलाने का, दो गाड़ियों के बीच में तोप को रखकर चलाने की विधि को, तोप को सजाने की रखकर चलाने की विधि को उस्मानी विधि कहा जाता है। और इस विधि को सबसे पहले उस्मानियों ने सफी वंश के शासक शाह इस्माइल के विरुद्ध प्रयोग किया था। उस्मानी विधि का प्रयोग सबसे पहले उस्मानियों ने सफी वंश के शासक शाह इस्माइल के खिलाफ प्रयोग किया था। और वहीं से इसने बाबर ने इस विधि को सीखा था, उस्मानी विधि को, कि दो गाड़ियों के बीच में जगह छोड़कर उसमें तोप को रखकर साथ में तोप को चलाने की विधि थी उस्मानी विधि। इसके बाद बची क्या, तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति बाबर ने उज्बेकों से स्वीकार की थी, ग्रहण की थी, सीखा था, उज्बेकों से सीखा था। क्या था कि इसमें सेना को, पीछे की सेना को दाएं और बाएं भाग, एक सैन्य मतलब सेना चल रही है, ये देखिए इधर देखता हूं, बनाइए, देखिए ये सेना है, आगे की सेना की टुकड़ी सीधे आ रही है, मध्य की सेना की टुकड़ी सीधे चली आ रही, और पीछे की सेना की टुकड़ी को दो भागों में, दाएं भाग और बाएं भाग से विभाजित करता, दाएं भाग और बाएं भाग से विभाजित करता था। और ये जो सेना टुकड़ी थी, दाएं और बाएं की सेना की जो टुकड़ी थी, वो पीछे से घूम कर घेरती थी आके, और सामने उसको, दुश्मन को लगता था कि सामने सेना की सारी टुकड़ी सामने चली आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये व्यूह रचना थी, तुलगमा पद्धति इसको कहा जाता है, कि दाएं और बाएं भाग के पीछे की सेना की एक टुकड़ी को दाएं और बाएं भाग में विभाजित करके दुश्मन को पीछे से घेर लेना, ये तुलगमा पद्धति, ये विधि इसने सीखी थी। इस विधि का पानीपत के मैदान में इसने प्रयोग किया था, जिसके कारण ये जीता था। इसके बाद कहते हैं कि जो पानीपत के मैदान में बाबर ने जो तोप का प्रयोग किया था, उस तोप का नेतृत्व, तोपखाने का नेतृत्व उसके कुशल योग तुर्की सैन्य अधिकारी उस्ताद अली मुस्तफा खां कर रहे थे। ये बहुत कुशल तुर्की सैनिक थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खां, ये तोपखाने का नेतृत्व किया था बाबर ने। इसके बाद 27 अप्रैल को दिल्ली पर अधिकार करता है बाबर, और बादशाह बन जाता है, दिल्ली का बादशाह बन जाता है, और हुमायूं को आगरा भेज देता है, आगरा पे अधिकार करने के लिए। इस प्रकार पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का दिल्ली और आगरा क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है, दिल्ली और आगरा के संपूर्ण क्षेत्र पर बाबर का अधिकार हो जाता है। और दिल्ली और आगरा में लोदियों द्वारा जमा किए गए खजाने, अपार मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा जमा थी, उसको प्राप्त करता है बाबर। और वहीं आगरा में इब्राहिम लोदी के राजमहल को बाबर, आगरा पहुंचता है, आगरा पहुंचकर इब्राहिम लोदी के राजमहल को अपना निवास स्थान बनाता है, और वहां हुमायूं उसको, बाबर को कोहिनूर हीरा भेंट करता है, कोहिनूर हीरा हुमायूं आगरा में इसको भेंट करता है, और इब्राहिम लोदी के राजमहल को अपना निवास स्थान बना लेता है। और दिल्ली और आगरा में जमा अपार धन संपदा, उपहार, चांदी सोने के उपहार, बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा इसको प्राप्त होती है इससे। और ये क्या करता है, इन सभी संपत्ति और धन संपदा और उपहार को फरगना, ईरान, खुरासान और मक्का मदीना भिजवा देता है। और कहा जाता है कि काबुल के प्रत्येक निवासियों को, काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का भेंट करता है। पानीपत की विजय हो जाने के उपरांत बाद में वो काबुल के प्रत्येक निवासी को, इस खुशी में कहते हैं, काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का भेंट करता है, और कलंदर की उपाधि धारण करता है, और कलंदर की उपाधि ग्रहण करता है, उपाधि धारण करता है। कलंदर मतलब उदारता, तो क्यों, क्योंकि काबुल के एक एक प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का भेंट करता है, और कहते हैं फरगना, ईरान, खुरासान और मक्का मदीना, जो यहाँ से धन संपदा होती वहां भिजवा देता है, तो इस कारण उसको कलंदर कहा गया, कलंदर की उपाधि धारण की। तो ये थे आपके पानीपत का युद्ध। कुछ पॉइंट बाबर समझ लीजिए। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी है, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी है या बाबर नामा है, दोनों एक ही है।
बाबर की अपनी आत्मकथा बाबर ने स्वयं लिखी थी, अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में है। और एल्फिंस्टन ने लिखा है कि एल्फिंस्टन ने बताया है कि जो ये बाबरनामा है वो वास्तविक इतिहास जानने का एशिया में पाया जाने वाला सॉरी एल्फिंस्टन ने बताया है कि जो ये बाबरनामा है, जो बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी है, बाबरनामा जो तुर्की भाषा में है, ये वास्तविक इतिहास को जानने में एशिया में पाया जाने वाला एक अकेला ग्रंथ है। एशिया में पाया जाने वाला एक अकेला ग्रंथ है बाबरनामा, जो वास्तविक इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है बाबरनामा। इसके बाद बाबर को तुर्की भाषा के अलावा अरबी और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। तुर्की भाषा के अलावा अरबी और फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। और बाबर कहते हैं कि बाबर अली शेर नवाई, ये तुर्की भाषा का बहुत प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध लेखक था अली शेर नवाई। तो कहा जाता है कि बाबर अली शेर नवाई के बाद चगताई तुर्की भाषा का दूसरा सब प्रसिद्ध लेखक था बाबर, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। तो कहा जाता है अली शेर नवाई के बाद बाबर तुर्की भाषा का दूसरा सबसे प्रसिद्ध लेखक था। इसके बाद बाबर को बागों का बहुत बड़ा शौक था। बाबर बागों का बहुत शौकीन था, बाग बनाने में बागों का बहुत बड़ा शौकीन था वो। और उसने ज्यामिति विधि से आगरा में नूर अफगान एक बाग बनाया था। ज्यामिति विधि से बाबर ने आगरा में नूर अफगान एक बाग का निर्माण कराया था, जिसे वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। और काबुल में उसने बाग ए बाबर बनवाया था, काबुल में बाग ए बाबर को बनवाया था। इसके बाद बाबर ने सड़क मापने के लिए गज बाबरी पैमाने की भी प्रयोग किया, जो कालांतर तक चलता रहा, जो आगे तक काफी समय तक चलता रहा। सड़क मापने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया था, गज बाबरी, जो आगे काफी समय तक चलता रहा था। इसके बाद बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली, याद रखिएगा, बाबर ने मुबैयान नामक पद शैली का निर्माण करवाया था, जो इस्लाम विधि की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इस मुबैयान नामक पद शैली का पद में पूरी ये शैली है, इसका निर्माण किया था, जो इस्लामी विधि की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये बाबर से संबंधित थे। पॉइंट भी डिस्कस हो गए। पानीपत का युद्ध हो गया, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। अब अगली क्लास में बात करेंगे हुमायूं को लेकर चर्चा होगी। जय हिंद सभी को।